नमस्कार। याद करिए, 1.5 महीने पहले जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे या होने वाले थे, तब क्या माहौल था। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर थे कि तीसरे टर्म उनको मिलने वाला है। कि तीसरे टर्म में माहौल इतना खराब था ऑपोजिशन कैंप में कि ममता ने मना कर दिया था इंडिया अलायंस ज्वाइन करने से। नीतीश कुमार पहले ही भाग चुके थे, बाकी सोरेन जेल में जा चुके थे। अब इस 1.5 महीने की इलेक्शनिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक बिगड़ चुकी है। बात कहाँ तक बिगड़ चुकी है? प्रधानमंत्री होते हुए किसी भी नेता ने आज तक इस तरह की बातें नहीं की जो अब हो रही हैं। पहले तो वो बातें शुरू हुई कि हिंदू मुस्लिम और जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं और ये उनको देना चाहते हैं। फिर इसका दौर शुरू हुआ कि ये तो मुसलमानों के समर्थक हैं और मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था। आधी सच और आधी झूठ बातें शुरू हुई। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। अब सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। फिर बात बिगड़ते बिगड़ते कहाँ पहुंची? मुजरे पे, कि अब वो ये मुजरा करना चाह रहे हैं और वो डिस्को करना चाह रहे हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, मुजरा करना है तो भी करें। आखिर ये 1.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अब ये छठा जो राउंड है वो समाप्त हो गया है और 7वां राउंड आने को है। और उस वक्त हमें ये पता है कि इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से नापा। उन्होंने तो नापा ही जैसा भी सोचा। ऑपोजिशन ने कभी नहीं सोचा था, उन्हें पता ही नहीं था कि जनता में इतना ज़्यादा मनभेद हो चुका है मोदी जी से। इस इलेक्शन में कौन आगे चल रहा? आगे सही कहा नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। सही बात मत बोलो, नहीं मोदी अंदर कर देगा। सही बोलेगा मोदी अंदर कर देगा। अभी केजरीवाल को किया हमको भी कर देगा। अब दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं। पहला तो मेरा मानना है कि 4 तारीख को भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी। चाहे वो अब 250 सीटें आए, 300 आए, या वो एक चश्मे दाढ़ी वाला वहाँ से कुछ कह रहा है बिहार से लौट के कि 320 आएंगी। ये सब बातें हैं। एक बात क्लियर है कि भाजपा 200 से नीचे नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी कोई जैसे कांग्रेस हो या कांग्रेस अलायंस है, उसको 200 से ऊपर सीटें आएंगी। तब आपको क्या लगता है कि ऐसा माहौल है अभी कि भाजपा 200 से नीचे आ जाएगी और कांग्रेस को भी 200 सीटें आ जाएंगी? नहीं है। तो बात ख़त्म है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन ये जो गंदगी फैल गई इस इलेक्शन में, ये आने वाले समय का संकेत है। पहला तो शुरुआत हुई थी इलेक्शन कमिश्नर बदलने से, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो जो डिसीजन लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन लिए, फिर जो ये गवर्नर और दीगर लोगों पर जो रेप के आरोप लगे, ऐसा करते करते ये इलेक्शन पूरी तरह से इस 75 साल के हमारे इतिहास का सबसे बेकार और सबसे ना याद करने लायक इलेक्शन साबित हो चुका है। हमारी मांग है कि चुनाव आयोग आगे से हर चरण के बाद प्रेस वार्ता करे। हम मांग करते हैं कि मतों की कुल संख्या समेत पूरे मतदान का डाटा वोटिंग के अगले दिन ही जारी किया जाए। अंतिम प्रतिशत के आंकड़े देने में भी पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए, जिससे कि मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कायम हो सके। मेरा अपना मानना है कि थर्ड टर्म तो मिल ही रही थी मोदी जी को। अगर वो सिर्फ दिल्ली में बैठे रहते, एक आध बार किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते और सिर्फ ये कहते कि भाई मैंने 10 साल में ये किया है और आपका मन करे तो मुझे वोट दे दें और ना करे तो ना दें, इतने में ही वो जीत के आ सकते थे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ऑपोजिशन बिल्कुल बिखरा हुआ है, तब और ज़्यादा बिखरा हुआ था, और जनता को कभी इस बात से परेशानी नहीं होती कि आप जगह जगह जाकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। अब माहौल ये है कि भाजपा के खिलाफ जनता इलेक्शन लड़ रही है। यूपी में वही माहौल है, साउथ में पूरा वही माहौल है, हरियाणा तो पूरा एंटी बीजेपी हो ही चुका है, राजस्थान में ये आग फैल चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद गुजरात में भी 2-3 सीटें जाएं इस चक्कर में। महाराष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। जो सफलताएं बंगाल में मिलनी थी, वो संदेश खली की जो नौटंकी हुई थी उसकी वजह से खराब हो गई। जो बदतमीजी या बददिमागी नवीन पटनायक के खिलाफ हो गई, उसकी वजह से उड़ीसा में शायद माहौल ख़राब हो गया है। तेलंगाना और आंध्रा में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत भारी सफलता मिलने वाली बीजेपी को। जो मिल सकती थी वो थोड़ी हल्की पड़ गई है। एक माननीय प्रधानमंत्री के ग्रैंड पुत्र ने जो कारनामे किए कर्नाटक में, उससे कर्नाटक पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो इससे अच्छा नहीं होता कि मोदी जी सिर्फ अपनी सफलताओं की बात करके लोगों पर फैसला छोड़ देते। ये मेरा मानना है। ये 4 जून को जो भी पटाखे फोड़े जाएंगे और जो भी कुछ होगा, वो आने वाले समय की गवाही नहीं देगा। आने वाले समय की गवाही है जो 1.5 महीने में हरकतें हुई हैं, उससे आपको लगानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इस 1.5 महीने में महंगाई कम हो गई हो, बेरोजगारी कम हो गई हो, या ऐसे कोई वादे हुए हों कि ये कम किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए आने वाले 4-5 सालों के लिए आप कमर कस कर तैयार रहें। 4 तारीख को फिर से मेरा वीडियो ये आप देखें, आपको लगेगा कि मैं ठीक ही कह रहा था। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।